देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क जो वर्ड इसे मोमेंट ऑफ फोर्स में बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ फोर्स। 11th में भी पढ़ते हैं इसको। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, रिकैप करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो 11th का टॉर्क का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको साइड में 11th का रिकैप कराता हूँ पहले। तो पहले समझो कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है और मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। देखो ध्यान सुनना मेरी बात। पहली बात तो एक बात समझो, टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ कपल, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो जब भी कोई रॉड आपकी, एक रॉड है, यहां से हिंज है, ये हिंज मतलब कहीं से फिक्स कर रखी है आपने, बट मूव कर सकती है ऐसे ऐसे, है ना। आप यहां पे एक फोर्स लगाएंगे आर डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मूला बनता था टॉर्क इज इक्वल टू, सिंबल है आपका आर एफ साइन थीटा। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कुछ? टॉर्क होता था आर एफ साइन थीटा। आर और एफ के बीच का एंगल होता है साइन थीटा। आर की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ जाती है। कहां जाती है? बाहर की तरफ। और फोर्स की डायरेक्शन ये, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। तो बेटा जी टॉर्क का फॉर्मूला बन गया ये। फिलहाल एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 90, आर के और एफ के बीच में, तो सिर्फ आर एफ लिख लेते हैं। लेकिन एक और तरीका होता है टॉर्क का पढ़ने का, उसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। ध्यान सुनिएगा, मूवमेंट ऑफ कपल। इसमें वर्ड में कपल आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर ये रॉड थी, इस रॉड को हम बेटा जी एक फोर्स यहां लगा रहे हैं और एक फोर्स यहां लगा रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे करके ये। अब एक बात सुना जरा गौर से, ये दोनों फोर्स मिलके इसको अपने सेंटर के अबाउट क्या कर रहे हैं? गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसी तरह इसकी क्या होगी? नीचे की तरफ। तो यहां पे जो टॉर्क बन रहा है वो दो फोर्स मिलके बना रहे हैं, इसलिए इसको बोला मूवमेंट ऑफ कपल। टॉर्क का नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी होता है। मूवमेंट मतलब रोटेट करना, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पे सिंगल फोर्स इसको रोटेट करा रहा है क्योंकि यहां से फिक्स्ड है, या हिंज बोल सकते हैं आप। यहां पे दो फोर्स मिलके घुमा रहे हैं, भला ये रॉड फिक्स ना हो। मैं तो हवा में ऐसे उछाल दो तो दो फोर्स मिलके घुमा रहे हैं इसको, है ना। जैसे ढक्कन खोलते समय आपकी एक उंगली इधर जाती है और एक अंगूठा आगे जाता है। आप दोनों को ऐसे करके करो तो खुलेगा नहीं ढक्कन, ऐसे ऐसे नहीं खुलेगा ना। तो बेटा जी यहाँ पे इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही और ये रही, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर ये। तो इसे मैं बोल दूं फिलहाल डी। हाँ, तो बेटा यहाँ पे टॉर्क क्या होगा आपका? टॉर्क होगा यहाँ पर आपका एफ डी साइन 90। मेरी बात क्लियर है? बट एक बात बताओ, फिलहाल तो ये दोनों की दोनों लाइन और बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। डेफिनेशन ही यही कहता है। टॉर्क की डेफिनेशन पता है क्या होती है? इस केस में, दो फोर्स के केस में ये होती है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आर्म ऑफ कपल, बिटवीन आर्म ऑफ कपल। ये मतलब दोनों आर्म मतलब क्या? ये भी एक आर्म है, ये भी एक आर्म है। इन दोनों आर्म के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ डी और साइन 90 तो है ही। बट एक बात समझो, ये तो समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया आपको। लेकिन मान लो बेटा जी अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये रॉड टेढ़ी है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये रॉड हमारी ऐसे है, ऐसे ऐसे ये। अब मुझे एक बात बताना गौर से, ये इसका सेंटर है बेटा, एक फोर्स यहां जा रहा है और बेटा एक फोर्स यहां जा रहा है ना। अब देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये। इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अब मुझे बताओ क्या ये डी डिस्टेंस जो था, क्या ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइन की? नहीं है। अब फंस गए हम। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे यहां कर लो चाहे यहां। ये वाली लाइन इन दोनों की क्या है? परपेंडिकुलर। ये चाहिए मेरे को। तो यहां पे अगर ये थीटा है, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लो,
और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो मुझे एक बात बताना जरा गौर से बताना, एकदम सोच के, क्या कि सर मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए ना, और मुझे पता क्या है, डी पता है सिर्फ, ये हाइपो हो गया, इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो मुझे चाहिए क्या, बीसी चाहिए, एसी चाहिए ना, क्या चाहिए मेरे को, एसी। तो मैं ये बोलूंगा इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला साइन नहीं, ये 90 है, ये कितना होगा, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा नहीं होगा, बोलो। तो मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, तो अगर आप इसको लेते हैं, इसको, ये क्या है आपका, अगर मैं इसको लेता हूं, अच्छा मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर, साइन ये हो जाएगा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बेटा जी ए बी है क्या, डी के बराबर, तो ए सी कितना आ गया, डी कॉस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आया क्या है। लेकिन अगर मैं इसको लेता तो क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कुल मिला के मेरा क्या आना चाहिए, वैसे देखो मेरे को ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, चाहे कैसे भी निकाल लो आप। अब हमारे फॉर्मूले में साइन था कॉस था, साइन, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, एंगल बदलने चाहिए, इसको थीटा बनना चाहिए, इसको 90 माइनस थीटा बनना चाहिए, तब जाके ये परपेंडिकुलर ये क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा। समझ में आई, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, सुनो मैं ये कह रहा हूं, हमारे फॉर्मूले में टॉर्क में ना कॉस नहीं आता, क्या आता है, तो एफ डी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 90 था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा कॉस, तो मुझे ना इसको थीटा बनना पड़ेगा, इसको 90 में थीटा बनना पड़ेगा, ठीक, समझ में आई बात। तो कोई दिक्कत नहीं, अब लिख लो इसको, फिर आगे बताता हूँ, रोक दो इसको। देखो अच्छा मैं ही बता रहा था आपको कि इस केस में आपका ऑलरेडी एंगल क्या बनना है, 90, लाइन ऑफ एक्शन के बीच के डिस्टेंस, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, यहाँ से भी, तो 90 एंगल। बट अगर टेढ़ी हो जाए तो आप इसको ले लीजिए थीटा, है ना, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये निकालना है बेसिकली मुझे, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ए सी बाय ए बी, तो ए सी हमको निकालना है, और ए बी है किसके बराबर, डी के बराबर, तो ए सी कितना आ गया, डी साइन थीटा, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ओके। तो ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। अब यही वाली कंडीशंस हमको ना इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला में लाना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे काम करेगा टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, वो आपको समझना है, ठीक है। तो इसको ये वाला लिख लो आप, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने जो टॉर्क पढ़ा है, वो टॉर्क 11th का मैंने समझाया आपको, मोमेंट ऑफ कपल, वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी टॉर्क की बात चल रही है। अब हम किसको करा रहे हैं, डाइपोल को करा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा, अगर आपका ये एक प्लस चार्ज है, सी ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है, अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग होते तो बेटा जी प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, फील्ड की तरफ, और माइनस का चार्ज कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, दोनों ऐसे भाग जाएंगे। बट ये दोनों बंधे हुए हैं, ये दोनों आपके बंधे हुए हैं, अंदर डाइपोल है तो बंधे हुए हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। तो प्लस वाले चार्ज को फोर्स लगेगा इस तरफ, F1 इज इक्वल टू क्यू ई, और माइनस वाले को लगेगा इस तरफ, विच इज F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक। तो नेट फोर्स कितना हो गया हमारा डाइपोल पे, 0, है ना, नेट फोर्स 0 हो गया, क्योंकि F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, या प्लस लिख लो, ये माइनस तो है ही पहले से, तो क्या हो गया आंसर, QE माइनस QE क्या हो गया आपके पास, 0। तो अगर पूछे कि यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है डाइपोल पे, तो क्या बोलेंगे आप, 0, है ना। फिर आप ये सोचेंगे अरे सर टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप बोलोगे फोर्स 0 कर दिया आपने, तो
लेकिन यहाँ पे फोर्स नेट लिखा है मैंने। टॉर्क लेते समय एक फोर्स लेना होता है दोनों में से कोई एक, उसका भी मैग्नीट्यूड लेना होता है। क्या लेना होता है? मैग्नीट्यूड। अब ध्यान सुनो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 2L ये। और अब मैं इसको अलग से दिखाता हूं यहां पर, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका। देखो ध्यान सुनना, ये मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं यहां पर। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। अब सुनो, इसके ऊपर फोर्स लग रहा था इस तरफ, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर हो गई और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर हो गई। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। तो अगेन कहानी सर, ए बी हम ऐसे करेंगे, ऐसे इनकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लीजिए। अब चाहे आप इसको मिला दीजिए चाहे इसको मिला दीजिए, बात देखिए। हमें तो दोनों की लाइन के बीच का क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा जी ए बी और सी ले लीजिए और इसको मान लीजिए थीटा। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। तो इधर क्या जा रहा है हमारा? पी जा रहा है। क्या जा रहा है? पी। तो यहाँ का एंगल सेम होगा ई के साथ। देखो ई है जो ऐसे जा रहा है, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, ये एक नहीं है बहुत सारी हैं। तो यहाँ का थीटा यहाँ थीटा के बराबर है कि नहीं? यूनिफॉर्म फील्ड है। तो मुझे को क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। आपको क्या लिखना है? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर विच इज बी सी अपॉन ए बी, है ना। तो बी सी कितना हो गया मेरे पास? बी सी हो गया ए बी साइन थीटा। बेटा जी ए बी किसके बराबर है? 2L के बराबर, और ये हो गया साइन थीटा। अब बस हमको ना मेन चाहिए था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमने निकाल दिया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फोर्स, कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between arm of couple, between arm of couple guys। आर्म ऑफ कपल मतलब ये एक आर्म है और एक आर्म है। आर्म हो गया ना, दो आर्म, कपल हो गया। तो दोनों में से एक फोर्स उठा लो। कौन सा उठा लो? चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, दोनों में से एक उठाना होता है। नेट नहीं उठाना, नेट उठाओ तो जीरो हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड उठाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? Q इंटू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा हमारा? 2L साइन थीटा। तुम जरा गौर से बताओ, Q इंटू 2L किसके बराबर है? डायपोल मोमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायपोल मोमेंट। हमको पता है ना सेंस मुझे पता है सर। P क्या होता है? P Q इंटू 2L। तो बेटा जी ये क्या बन गया? P E साइन थीटा। ये बन गया टॉर्क का फॉर्मूला। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको आप? P क्रॉस E। क्योंकि एक बात बताओ, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। आपको इस पूरी चीज में क्या ध्यान देना था? आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? कपल के से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, छाप लो इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमने टॉर्क तो समझ में आ गया। अब टॉर्क में भी तीन केसेस होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और मैक्सिमम टॉर्क। तो पहला केस समझिए जरा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझने के लिए आपको 11th में जाना पड़ेगा हल्का सा। पहले मैं थोड़ा सा 11th का हल्का रिकैप कराता हूँ, समझो। अगर आपको याद हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर यहाँ देखो, मान लो एक केस बनाता हूँ मैं। एक बाउल है कटोरा, और वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक। और इस कटोरे के अंदर मैंने एक मार्बल रख दिया यहाँ पर। तो फिलहाल ये रेस्ट पे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम हो गया नहीं। अब अगर आप इसे हल्का सा इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये क्या वापस आ जाएगा? ऑब्वियसली बात, थोड़ा सा ऐसे हिलेगा फिर वापस आ जाएगा। यानी आपने इस पार्टिकल को पहले इक्विलिब्रियम में था और उसको इक्विलिब्रियम से हटाया, तो छेड़ा, है ना, लेकिन वापस अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि हाइट क्या है? ऑलमोस्ट जमीन पे ही है।
तो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि mgh लगा के बन गया जीरो, यानी कि मिनिमम हो गया। क्या हो गया, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया आपका, समझ में आई बात? ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूं सर कि अगर मैंने बाउल उल्टा कर दिया, मैंने ना बाउल को उल्टा कर दिया और बेटा जी यहाँ पे मार्बल रख दिया, अभी फिलहाल मार्बल पर नेट फोर्स कितना है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन जैसे ही आप इसका स्लाइटली हल्का सा इधर करेंगे या इधर करेंगे तो ये इधर जाएगा या तो पूरा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ पा रही है तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा जी यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि mgh है। देखो h हाइट पे है, तो ये क्या आपकी मैक्सिमम हो गई। क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, ये दो केस समझ में आ गया आपको। यही चीज यहां पे समझनी है आपको। देखो पहला केस समझना जरा गौर से, कि मैं आपसे कहूं कि ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये, और यहां पे मैंने एक माइनस क्यू और यहां पे एक प्लस क्यू का डायपोल रख दिया। तो बेटा जी डायपोल की डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर जा रही है ना। डायपोल की डायरेक्शन किधर जाती है, माइनस से, बोलो माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जा रही है मेरी, राइट की तरफ। तो दोनों की वो क्या हो गया आपका, आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखें, E जो है पैरेलल क्या हो गया, P के, तो एंगल कितना हो गया बेटा जी, 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो गया हमारे पास, PE साइन 0। तो मुझे एक बात बताइए, टॉर्क कितना हो गया, 0। तो ये रोटेट कर रहा है क्या रोटेट कर रहा है, नहीं। वैसे भी एक बात सुनो जरा, इन दोनों पे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में। जब तक किसी बॉडी पे लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है तो टॉर्क नहीं कर सकती। मतलब ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, या तो इधर जाएगा तो, अब दोनों ही क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दोनों किस में है, यूनिफॉर्म फील्ड में है। यूनिफॉर्म फील्ड में इधर भी फोर्स सेम है, इधर भी फोर्स है, इधर भी 100 न्यूटन, इधर भी 100 न्यूटन, तो जाएगा कहीं पे भी नहीं। अगर 110 हो जाए इधर और इधर हो जाए 100 तो इधर भाग जाएगा। ये कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म केस में, जो मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल बात समझ में आ रही है कि ये क्या हो गया, अभी इक्विलिब्रियम में है। किसमें है ये, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। किसमें है ये, जिसे बोलते हैं हम रोटेशनल। जिस भी चीज के आगे लग जाए इक्विलिब्रियम वो नहीं होगा, मतलब रोटेट नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा, ये रोटेट नहीं कर रहा। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि अगर मैं इस डायपोल को हल्का सा इधर से छेड़ दूं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये वापस यहीं आ जाएगा। क्यों, डायपोल की टेंडेंसी होती है किसी फील्ड में रखने पे उसका मोमेंट डायपोल की तरफ जाए। मतलब डायपोल मोमेंट अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रखना चाहता है। अभी इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही है, यानी कि अपनी जगह पे सेटिस्फाइड है। तो जरा सा भी इसको छेड़ोगे ऐसे या ऐसे, ये यहीं आ जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, स्टेबल। कैसा हो गया, स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? हाँ, रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि रोटेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रोटेट ना करना। जिस चीज के आगे इक्विलिब्रियम लग गया वो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके दोनों फोर्स कैसे, प्लस पे फोर्स लगेगा इधर और माइनस पे इधर, दोनों की लाइन सेम होगी ना यार। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने पे रोटेट नहीं कर सकता। जब तक ये दोनों पे ऐसे ना लगे, इस पे इधर ना लगे और इस पे इधर ना लगे, तब तक ये रोटेट नहीं करेगा। कैसे कर लेगा रोटेट, इसमें कर सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, रोटेट ही नहीं कर सकता, है ना। समझ में आई बात? ओके, छाप लो। देखो मैं समझा देता हूँ, कौन कर दिया। देखो यहां पे रोटेट क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्या समझाया था। रोटेशन करने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट कहाँ है, इधर, यहाँ रखा है ना डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहाँ ले जा रही है, राइट की तरफ, और इसको कहाँ ले जा रही है, दोनों की फोर्स की लाइन सेम नहीं हो गई। जब तक लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग नहीं होंगी तब तक टॉर्क नहीं लगेगा। इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अरे खुद सोच के देखो ना भाई, ये देखो
नहीं, रोटेट नहीं करेगी। दोनों तरफ खींचो ऐसे करके, अगर दोनों तरफ की फोर्स बराबर तो यही रहेगी। अगर इधर ज्यादा होगी तो इधर भाग जाएगी, इधर ज्यादा इधर भाग जाएगी। रोटेट करने के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता देता हूं फटाक से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या रखेंगे आप? सी, अब अगर डाइपोल को उल्टा कर दीजिए आप, मान लो इधर रख दिया प्लस, इधर रख दिया माइनस, तो इसका डाइपोल मोमेंट कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा। बोलो सही है? अब डाइपोल की डायरेक्शन इधर है मूवमेंट की, और फील्ड उधर है, हालांकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है अभी भी? सेम, तो टॉर्क तो लगेगा नहीं भाई। इस नेगेटिव को फोर्स इधर लगने वाला है, और इस पॉजिटिव इधर लगने वाला है, पर दोनों बराबर है, तो टॉर्क अभी भी क्या है? जीरो, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, भूल गए? चार्ज। डाइपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन यही होती है, माइनस से प्लस। स्टेबल, देखो मैं क्या बोल रहा था, भुला दिया। हाँ तो भाई E जो है, जो P है, P एंटी पैरेलल है ना, P इज एंटी पैरेलल टू व्हाट? एंटी पैरेलल टू E, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है बताओ यार? 180 बन रहा है, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया? 180। तो टॉर्क कितना हो गया भाई? 0। साइन 180 कितना होता है? वो भी 0 होता है। वैसे भी घूम थोड़ी रहा है, क्या ये घूम रहा है? नहीं, अभी भी इक्विलिब्रियम में है, बट इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, क्योंकि अगर इसको हल्का से भी यहां से छेड़ोगे तो ये उल्टा होने की भागेगा, उस तरफ भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि अनस्टेबल ये है पोजीशन, ठीक है। तो इस केस में इसे बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। होप इट इज क्लियर, छाप लो। देखो अब इसमें मैक्सिमम टॉर्क के फॉर्मूले को देखो, P sin थीटा है तो थीटा 90 होना चाहिए। अब आप नोटिस करो एक बात, आप चाहे नेगेटिव ऊपर रखो या नीचे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो डाइपोल की डायरेक्शन कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। यार डाइपोल की डायरेक्शन नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, एंगल तो 90 ही बन रहा है, तो इस केस में थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो P इज परपेंडिकुलर टू E, सो बेसिकली थीटा कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो गया बेटा जी हमारे पास? PE sin 90। दिस इज व्हाट? मैक्सिमम टॉर्क। दिस इज व्हाट? मैक्सिमम टॉर्क। ये लो, डन, छाप लो। देखिए हमने पीछे जो कंप्लीट किया यूनिफॉर्म के केसेस पढ़े थे। यूनिफॉर्म में टॉर्क समझा PE sin थीटा आया था, और उसके बाद हमने स्टेबल, अनस्टेबल और मैक्सिमम टॉर्क की बात करी। अब अगर हमारी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा? इसमें भी दो कैटेगरी होती है। पहला केस क्या होता है? केस 1, ध्यान सुनिएगा, आपका डाइपोल है, ये डाइपोल है -q + q। मान लीजिए फील्ड आपकी कहीं भी जा रही है ना। फील्ड आपकी मान लीजिए इधर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर मान लीजिए आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर आपकी वीक फील्ड है ना। ये वीक फील्ड है, इधर आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो एक बात ध्यान सुनना मेरी बात, अभी फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, फील्ड एंगल पे नहीं है। मतलब ऐसे मान लीजिए अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, तो मतलब आपकी ऐसे जा रही होगी, इस तरीके से ऐसे जा रही होगी, क्योंकि आपको पता ना कि क्या होता है। आपको ये बात पता है कि सर हमेशा फील्ड स्ट्रॉन्ग से कहाँ जाती है? वीक की तरफ जाती है। देखो पॉजिटिव चार्ज को ध्यान से सुनो, ऐसे जाती है, इधर कम होते जाती है, तो जिधर एरो चलता है उधर फील्ड कम हो जाती है, राइट, है ना। अच्छा एक और बात समझना जरा गौर से, कि प्लस वाले पे फील्ड कहाँ लगेगी? फील्ड कहाँ जा रही है हमारी? इस तरफ। फील्ड कहाँ जा रही है हमारी? इस तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ, इसे F1 बोलते हैं हम लोग। और इस पे कहाँ लगेगा फोर्स? इस तरफ, इसे F2 बोलते हैं हम लोग। बोलो, है कि नहीं?
नेगेटिव चार्ज पे फील्ड उल्टा लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड इस तरफ लगता है ना। अब बड़ा कौन सा फोर्स है, ये वाला, क्योंकि स्ट्रांग है यहाँ पे फील्ड, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो क्या हमारा नेट फोर्स जीरो हो रहा है इस बारी? क्या हमारा नेट फोर्स जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा। F नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई? क्योंकि हमारा F1 मान लीजिए F2 माइनस F1 जो है हमारा वो जीरो नहीं हो रहा, वो जीरो नहीं हो रहा। और प्योर रोटेशन के लिए, प्योर रोटेशन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो फिलहाल ये डाइपोल आपका किधर की तरफ चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि बड़ा फोर्स कौन सा है हमारा? F1 है। अच्छा बोलो सर आपने F2 में से माइनस किया है। रीजन ये है कि मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, इसको नेगेटिव माना है, लेकिन बड़ा कौन है? F1 बड़ा है। इसका मतलब डाइपोल, इसका मतलब क्या है? डाइपोल जो है हमारा, डाइपोल जो है, डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। वही स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक ही बात है। यानी डाइपोल हमारे इधर चला जाएगा, तो ये रोटेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है, और इसको हम बोलते हैं नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या सुना? ट्रांसलेशनल का मतलब होता है लीनियर मोशन। तो ये आपका कहां जा रहा है? राइट की तरफ। तो लीनियर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लीनियर मोशन हो रहा है, तो टॉर्क नहीं लग रहा है इसमें। तो बेटा जिस यानी जो चीज नहीं होती उसके आगे क्या लग जाता है? इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन मतलब होता है लीनियर। इस बार ये लीनियरली क्या कर रहा है? मोशन तो कर रहा है ना। ये कहां जा रहा है? राइट की तरफ जा रहा है ना। इसका मतलब रोटेट नहीं कर रहा है। ये रोटेशन करने के लिए दोनों के दोनों मिला के क्या होना चाहिए? इसको जीरो होना चाहिए। याद है ना, मोमेंट ऑफ कपल में एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तब जाके जीरो होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे लिख लीजिए, रोटेशनल, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, समेशन ऑफ टॉर्क इज जीरो है यहां पर। ठीक है, मतलब ये लीनियर चल रहा है। हो सकता है कि लेफ्ट चला जाता, अगर इधर फील्ड बड़ी होती तो इधर चला जाता, अगर फील्ड वहां बड़ी है तो इधर। अब ध्यान सुन लीजिए, अभी भी फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डाइपोल के या तो इधर, यहां या तो इधर। देखो डाइपोल मोमेंट कहां जा रहा है हमारा? माइनस से प्लस इधर जा रहा है। फील्ड कहां जा रही है हमारी? 180 बन रहा है। और अगर उल्टा कर दो तो जीरो बनता। तो इस केस में आपका क्या है? ये आपका मूव कर जाएगा। पिछली बार याद है आपको, डाइपोल मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों तरफ फोर्स क्या होते हैं? बराबर। इस बार फील्ड क्या है? इधर ज्यादा, इधर कमजोर है, तो ज्यादा है तो इधर चला जाएगा। तो मोशन, डाइपोल क्या कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल, लीनियर मतलब ट्रांसलेशन। और टॉर्क क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। क्योंकि टॉर्क लगने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों फोर्स बराबर और डायरेक्शन उल्टी। लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। इसमें लाइन ऑफ एक्शन सेम है अभी भी, परंतु एक फोर्स बड़ा एक फोर्स छोटा है। अब दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2। एक मिनट, स्टॉप करना इसको। हाँ करो, मेरी बात सुनो। क्या है बात? सही है, इस पे ये वाला फोर्स बड़ा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ। कहाँ है? लेफ्ट। तो ये डाइपोल को लेफ्ट ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट लिखना चाहिए। ये ठीक कर लेते। फिर दूसरा केस नंबर क्या है कि अब की बार हमने क्या किया है कि डाइपोल को, सुनो, डाइपोल को एंगल पर रख दो या फील्ड को एंगल पर रख दो। तो फिलहाल मैं डाइपोल को तो वहीं रखता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और मैंने फील्ड ऐसे कर दी, ऐसे। ठीक है, यहां पे कर दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और यहां पे कर दिया वीक फील्ड। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे बनाते हैं पता है ना आपको? ये ऐसे बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। वैसे बनाई होगी, वो छोड़ो कैसे बनाई हुई, हमें क्या लेने देना। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? जाने की कोशिश करेगा इस तरफ, इसका फोर्स इधर लगेगा और इसका फोर्स इधर लगेगा। बट इस बार ये एंगल पर भी है, इस बार ये एंगल पर भी है। तो कायदे से अगेन F1 क्या है? बड़ा है F2 से। F1 क्या है? F2 से बड़ा है। तो नेट फोर्स अभी भी जीरो नहीं है,
F1 माइनस F2 अभी भी आपका 0 नहीं है, तो डाइपोल कहाँ जाएगा? दैट मीन्स डाइपोल आपका डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी बात, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। इस बार ये नॉट इन रोटेशन इक्विलिब्रियम भी है, रोटेट भी करेगा ये, क्योंकि एंगल पर है। इस बार लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाले हैं? अलग अलग। लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने वाले। अच्छा, मैंने सेम बना दिया क्या? सेम गलत बना दिया मैंने। इस बार मेरी बात सुनना, इस बार लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरी? एंगल पर है। ठीक कर लेते हैं। देखो एंगल पर है ना फील्ड, जब मैं डाइपोल को इधर रख दूं और फील्ड को इधर रख दूं तो अब एंगल तो बन ही गया ना, बोलो। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इधर की तरफ धक्का मारेगा और ये F1 और F2। अब सही है, बट डायरेक्शन देखो, इस बार डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो टॉर्क तो लगेगा, बट कैसा टॉर्क लगेगा? चलता चलता ये गोल भी घूमेगा और आगे ही भागेगा। तो ना ही ये यानी ये आगे भी चल रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो आप बोलेंगे सर नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और दूसरा पॉइंट, नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशन भी हो रहा है ये। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आया था इस पे, 4 ऑप्शन थे, कंडीशन बना रखी थी कुछ इस तरीके, दो में से कोई एक बोला था बताओ रोटेशन इक्विलिब्रियम, एक बोला था रोटेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांजिशन नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम या वाइस वर्सा, इस तरह 4 ऑप्शन सेट कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो अगर आपकी फील्ड बदल रही है, वेरिएबल फील्ड है और डाइपोल की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट या सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स नेट 0 नहीं होगा। डाइपोल या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पर है। तो वो लीनियर मोशन करेगी बट रोटेट नहीं करेगा। इसमें आपका रोटेट भी कर रहा है और लीनियर भी चल रहा है, तो नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और नॉट इन रोटेशन इक्विलिब्रियम। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस टॉपिक इज डन। मैंने डाइपोल के सारे केस करा दिए। ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये आपका मेंस में भी आ सकता है, ये आपका मेडिकल में भी आ सकता है। ठीक है, डन फॉर टुडे। चलो।